हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में साइंस में अपन ने सबसे पहले फिजिक्स को उठाया था। फिजिक्स में अपन ने पीछे वाली क्लास में 25 से 30 वन लाइनर क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे वैसे समझ में भी आए होंगे और आपने अपनी नोटबुक में उनको नोट भी किया होगा। सारे क्वेश्चंस आपने याद भी किए होंगे, इन फ्यूचर आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं उनसे और नेक्स्ट वाले कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो चलो अपन अपनी स्टडी करते हैं। तो देखो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं किसको, फिजिक्स को। फिजिक्स के स्पेलिंग ये होती है और फिजिक्स ये नहीं होता है भौतिक विज्ञान। अब देखो अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, सूर्य में जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। देखो अब सूर्य है अपना ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ग्रह मान लो उसको, ठीक है। तो वो सबसे शक्तिशाली है, तो वो अपन को क्या दे रहा है कि ऊर्जा दे रहा है। तो ऊर्जा देखो क्या होता है, ऊर्जा का एक सिद्धांत होता है कि ऊर्जा ना तो ख़त्म होती है न ही नहीं बनती है, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिद्धांत कहते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही ख़त्म किया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जैसे विद्युत बल्ब है, ठीक है। विद्युत बल्ब में अपन क्या डालेंगे, एनर्जी, विद्युत ऊर्जा डालेंगे तो अपन को क्या देगा, प्रकाशीय ऊर्जा दे देगा। आगे बात समझो, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाया तो पहले उसमें कौन सी एनर्जी थी, यांत्रिक ऊर्जा थी, उसने उसको किस में, उष्मा ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर दिया। ये सिद्धांत है। तो ऊर्जा को अपन ना तो बना सकते हैं न ही उसका एंड कर सकते हैं, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज आउट कर सकते हैं। अब देखो, जो सूर्य की जनन की प्रक्रिया यानी कि वो हमें प्रकाश दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें उत्पादन तो हो ही रहा है कैसे ना कैसे करके। तो वो किसकी सहायता से हो रहा है, देखो दो अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और एक होती है विखंडन अभिक्रिया, ठीक है। दो नाभिकों के मिलने से अगर एक यूनिट और एक यूनिट मिलकर दो यूनिट बना रही हैं तो उसको बोला जाएगा संलयन। और अगर कहीं दो यूनिट टूट के एक एक यूनिट में अलग अलग हो रही है उसे कहा जाता है विखंडन की प्रक्रिया। तो जो सूर्य में प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, संलयन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो H की संलयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन की क्या है, संलयन अभिक्रिया। इसमें देखो हाइड्रोजन 1H, ये आपके बहुत आगे की बात है बट मैं आपको बता देता हूँ कि 1H2 जुड़ के कितना बन जाएगा यहाँ से 2H4। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसमें एक परमाणु इसका और एक इसका, दोनों मिलके कितने बना लेते हैं, दो परमाणु बना लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सूर्य है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो क्या करता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे काम करता है और हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। देखो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए हैं अपने, कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने क्या क्या दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपने कहीं देखा होगा E क्या होता है, mc² होता है, ठीक है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था और इन्होंने साथ ही क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिर आगे चलो, यहाँ पे C क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। C क्या है, एक एनर्जी है। ये टोटल ऊर्जा हो गई और ये क्या हो गई, प्रकाश की एक क्या हो गई, ऊर्जा हो गई। फिर आगे चलते हैं, प्रकाश विद्युत सेल किसको किस में चेंज करता है। देखो प्रकाश विद्युत सेल की बात कर रहा है। प्रकाश विद्युत सेल का मतलब जो अपनी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है इसको क्या है, वो संचय करता है और अपन को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफ़र करके देता है, ठीक है। तो उसको जो प्रकाश विद्युत सेल है वो उसका काम क्या है, प्रकाश ऊर्जा को क्या, विद्युत ऊर्जा में चेंज करके देता है। जैसे अपन ने घड़ियों में डाले हैं, अपन ने काफ़ी बार सेल डाले हैं, वो क्या होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। आ रही है बात समझो, ये है मैटर इसका।
फिर देखो हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो ये संलयन अभिक्रिया। मैंने दो अभिक्रिया बताई थी, एक तो संलयन अभिक्रिया जिसमें क्या है जुड़ता है, और एक बताया था विखंडन की अभिक्रिया जिसमें क्या है टूटते हैं। तो ये किस पे, संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। और वो भी कौन सी होती है, अनियंत्रित। नियंत्रित क्या कौन सी होती है, जिसको अपन ने नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि किसी मंदक की सहायता से अपन उसको रोक सकते हैं। बट ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अनियंत्रित अभिक्रिया होने वाली है। विश्व में जितने भी देश हैं उनमें अगर किसी के पास हाइड्रोजन बम है, उसने अगर गलती से छोड़ दिया तो उसको रोक नहीं सकते। वो कौन सी अभिक्रिया पे काम करता है, अनियंत्रित अभिक्रिया पे। फिर देखो तापमान की एसआई यूनिट क्या है, तो तापमान को एसआई यूनिट है ना, स्टैंडर्ड यूनिट उसकी क्या है, केल्विन। ठीक है, केल्विन पे ही नापा जाता है, जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी है, केल्विन है, एसआई मात्रक उसका। आगे चलो, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा। देखो मैंने आपको न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताया था, जिसमें क्या है कि बंदा आराम से बस के अंदर बैठा है, तो उसमें कौन सी एनर्जियाँ होंगी, दो एनर्जियाँ होंगी। उसकी बॉडी उसकी सीट से, वो क्या है कि बस के टच में बैठा है, तो आधी बॉडी तो क्या होगी उसकी हिलेगी, ऊपर की नीचे की उसकी कवर रहेगी। तो उसमें क्या होंगी, दो ऊर्जाएं होंगी। कौन सी, बैठे रहने के कारण कौन सी एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और जो बस दौड़ रही है उसके कारण कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का तो आपको पता ही है, गतिज ऊर्जा यानी कि जिसमें गति होगी, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब एक जगह स्थित है। तो जब बस में अपन बैठे रहेंगे तो दोनों एनर्जियाँ अपन को काम आने वाली है। अब देखो अगला, विभवांतर मापने का यंत्र वोल्ट मापी। ये तो आपको पता ही होगा। जो मान लो एक विभवांतर की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे कोई तार है, यहाँ पे कोई आवेश है, और यहाँ पे इस वाले कोने से इस वाले कोने तक अगर किसी आवेश को, ऐसे मान लो 1 कूलम्ब आवेश है, ठीक है, एम्पियर का छोटा सा पार्ट है। एक कूलम्ब आवेश को अपन ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करेंगे उसको क्या बोलेंगे, विभवांतर। और इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु, ये अपना कोई क्या है, तार है। यहाँ से एक आवेश को यहाँ तक ले गए, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, यानी कि बिजली होगी, ट्रांसफ़र होगी, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज का अंतर क्या होता है, विभवांतर होता है। और उसको किसकी सहायता से मापा जाता है, वोल्टता मापी से मापा जाता है। अगर आपने 12वीं में पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं में फिजिक्स, तो आपको अच्छे से आता होगा। फिर अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को किसकी सहायता से मापा जाता है, एम्पियर की सहायता से मापा जाता है। और इसका सबसे छोटा जो आवेश, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज धनावेश हो गया, और एक क्या होता है, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये हो गया ऋणावेश। ठीक है, 1 कूलम्ब। ठीक है, तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए, अपने यहाँ से 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और एक दो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। आपको देखो डायरेक्ट सीधा याद रखना है। अगर आपको नहीं याद रहता तो बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाई दे आपको, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सूर्य की ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है। ये किस पे काम कर रही है, संलयन अभिक्रिया पे काम कर रही है। अगर विखंडन पे काम करती तो विखंडित होके अलग अलग टुकड़ों में सूर्य बंट जाता। ठीक है, छोटे छोटे तारे बन जाते। और वैसे आपसे पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो एक सूर्य तारा ही है। क्या है, तारा ही है। ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, उनकी अपनी पृथ्वी से काफ़ी दूरी होने के कारण वो कम चमकीले दिखाई देते हैं। सूर्य की दूरी अपनी पृथ्वी से कम है, ये अपने ज़्यादा नज़दीक है, इसकी एनर्जी अपन लेते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव E बराबर mc²। ये किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, याद रखना। प्रकाश विद्युत सेल, देखो सीधा ही है, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। फिर हाइड्रोजन बम भी किस पे है, अगर एक बार हाइड्रोजन बम इतना पावरफुल है कि एक बार अगर उसको गलती से छोड़ दिया ना, तो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इश्यू होने वाले हैं, ऐसे समझो आप। तो ये कौन सी अभिक्रिया पे काम करता है, ये भी संलयन अभिक्रिया पे, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के कारण क्या है, संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। और संलयन अभिक्रिया भी कौन सी, अनियंत्रित, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फिर आगे चलो, तापमान है, बेसिक्स आपने देखा होगा, केल्विन में ही नापते हैं उसको, है ना।
फिर चलती गाड़ी में मैंने आपको कल बताया था स्थितिज ऊर्जा बैठने के कारण होगी और गाड़ी के गति करने के कारण उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होने वाली है। फिर आगे चलो, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में अगर वोल्टेज आपको नापने हैं कि कितने वोल्टेज का अंतर आ रहा है तो वो वोल्ट मापी से नापेंगे। ये ठीक है, 12वीं में आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, दिखाए होंगे टीचर्स ने। विद्युत ऊर्जा को एम्पियर की सहायता से मापा जाता है। आपने देखा होगा बहुत जगह, एक तो ए से होता है और एक वी से। ये किसके काम आता है, वोल्टेज नापने के लिए, और ये एम्पियर किसके लिए, धारा को मापने के लिए, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और कितने वोल्टेज प्रोवाइड हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो अपने इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो साइंस है, मैं फास्टली आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया और आपने इनको रिपीट कर लिया, अपनी नोटबुक में लिख लिया, तो आपको ज़्यादा इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे अगर अपन चलें, इसको लेके चलें तो ये सलेना बेक्टीरिया ये ऐसे वैसे तो आधे घंटे का टॉपिक तो ये बन जाएगा। तो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फास्टली करवा रहा हूँ, और आप बस अपने माइंड में ही रखो कि ऐसा ऐसा होता है। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप नोटबुक में इम्पोर्टेंट करके लिख लो, ये डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। मैं सॉलिड गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ज़रूर से। देखो कौन सी हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो मैं सबसे पहले आपको सदिश राशि की डेफिनेशन बताता हूँ। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की ज़रूरत होती है। आप एक बार डेफिनेशन को याद कर लो। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, वे राशियाँ जिसमें परिणाम प्लस दिशा इन्वॉल्व हो, और जो अदिश राशियाँ हैं उनमें परिणाम हो सकता है लेकिन दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब आपको मैं परिणाम और दिशा बताता हूँ। देखो जैसे मैंने सबसे पहले लिया क्या, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, एक दूरी ही होती है। अगर अपन ओनली फॉर दूरी को लेंगे तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। अब देखो दूरी मान लो यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक की क्या हो गई, ये दूरी हो गई, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। दूरी क्या है, ए से बी बिंदु तक की कोई दूरी है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि पूर्व की ओर क्या है, 5 किलोमीटर की दूरी है। देखो मैंने परिणाम दे दिया 5 किलोमीटर और दिशा दे दी कि पूर्व की डायरेक्शन में क्या है पूर्व में 5 किलोमीटर कोई बंदा चला। इट मीन्स ये क्या हो गया, आपके पास उसका रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गए, 2, जिसमें परिणाम भी है और दिशा भी है। तो जहाँ पे परिणाम और दिशा दिखाई दे वो तो होंगी सदिश राशियाँ, और जिसमें ओनली फॉर परिणाम ही दिखाई दे वो है अदिश राशियाँ। जैसे दूरी है यहाँ से ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक कोई भी दूरी है, किधर की भी डायरेक्शन में, तो दूरी क्या हो गई, अदिश राशि। और अगर विस्थापन आ गया तो विस्थापन क्या हो गई, सदिश राशि। फिर आगे चलो, वेग है। देखो वेग होगा किसी निश्चित डायरेक्शन में होगा। जैसे चल रहे हैं अपन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, एक अपनी स्पीड है और अपन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेग क्या हो गई, सदिश राशि। उसमें परिणाम भी है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। त्वरण वेग में परिवर्तन ही होता है। फिर बल। अब देखो बल का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे ये मार्कर है, इसमें से देखो ये ढक्कन अलग करेंगे तो देखो मैंने फोर्स लगाया, इसका मतलब एक डायरेक्शन में उसको पुश किया। फिर देखो फोर्स लगाएंगे तो ये एक निश्चित डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें 2 परिणाम आ गए आपके पास, परिणाम भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई। बल आ गया। वेग क्या होता है, संवेग ही होता है। वेग का ही दूसरा रूप क्या है, संवेग है। फिर बल आघूर्ण। देखो एक तो बल होता है फोर्स, ठीक है, और एक अगर रोटेट में हो, ठीक है, जैसे कोई पेंडुलम की जैसे गोलाकार वो घूम रहा हो तो उसको आघूर्ण बोलते हैं। वो फिजिक्स की बातें, बहुत आगे की बातें हैं, ठीक है। F.cos थीटा, ठीक है, वो आगे की बात है। तो बल आघूर्ण आपको दिखाई दे तो ये भी क्या है, एक इसमें भी क्या है, एक बल तो फोर्स काम कर रहा है, प्लस में डायरेक्शन भी इसकी चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन प्लस अगर आपके पास परिणाम है तो वो क्या है, सदिश राशियाँ। फिर आगे चलो, विद्युत तीव्रता।
देखो धारा है, धारा की भी एक निश्चित दिशा होती है, किसी वायर से किसी वायर में जा रही है तो क्या है वो एक सदिश राशि है, और उसमें चेंजमेंट आ रहा है किस स्पीड से किस कैपेसिटी से, उसकी तीव्रता मापी जा सकती है। तो उसमें परिणाम प्लस दिशा दोनों ही लोड है। फिर देखो घनत्व है, डेंसिटी। डेंसिटी देखो किसी भी मास की, अगर ओनली फॉर मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान है क्या कहीं पे, ये लो आयतन ले लो, जैसे आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट अपन बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी की, यानी कि उसके अंदर हाइट भी इन्वॉल्व है। तो जहाँ पे आपको दिशा प्लस में परिणाम आपके पास रिजल्ट आ जाए तो वो क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा से भी उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। विद्युत वायर होता है, अपने आपने बड़ी बड़ी जो लाइनें जाती हैं विद्युत ऊर्जा की, वो उन आपने आवाज़ सुनी होगी, ठीक है। तो उनके जैसे ये कोई वायर है तो इसके चारों ओर क्या कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है। ये वायर एक चुंबक की तरह काम करने वाला है। तो देखो इसमें फ्लेमिंग का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने अगर 12वीं की है तो, ठीक है, साइंस से। चुंबकीय क्षेत्र, अगर धारा इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखो इसमें दिशा भी हो गई और एक परिणाम भी हो गया, ये रिजल्ट आ गया। फिर आगे चलो, अदिश राशि, दूरी किसी भी साइड चले जाओ तो कोई, ये तो आपके पास परिणाम तो है बट क्या है, दिशा नहीं है। फिर आयतन, वॉल्यूम है, किसी भी वॉल्यूम है, मान लो द्रव्यमान है, उसको कोई भी 3D आपके पास आयतन का रूप चेंज करना है उसमें, जैसे क्षेत्रफल 2D होता है और आयतन 3D होता है, तो वॉल्यूम को किसी में भी डाल लो, उसकी कोई डायरेक्शन तो होने वाली है नहीं, बस आपके पास रिजल्ट है कि 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। फिर चाल, किसी भी दिशा में चले जाओ, चाल और दूरी का एक ही सिस्टम है, किसी भी डायरेक्शन में चले गए चाल। अगर आपके पास ऐसे नहीं है कि पूर्व की ओर इतनी किलोमीटर चले, तो जहाँ तक आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या है, अदिश राशि। उष्मा है, उष्मा भी क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे प्रकाश ऊर्जा है अपने पास तो वो चारों ओर बिखरी हुई है, ठीक है। जैसे विद्युत बल्ब है तो वो चारों ओर क्या है, बिखरी हुई ऊर्जा, एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं है। तो ये भी क्या होगी, एक अदिश राशि। क्षेत्रफल मैंने बता दिया। ताप भी क्या है, चारों ओर फेमस है, चारों ओर, ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश एज इट इज अपन ताप की तरह यूज करें तो उसको। फिर कार्य है, कार्य किया मैंने, ये तो है कि मैंने मान लो इतना कार्य किया और मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई, बट कौन सी डायरेक्शन में काम किया, ये कोई उसका परिणाम नहीं है, उसकी कोई क्या है, एक डायरेक्शन नहीं है। फिर ऊर्जा का भी यही हाल है। फिर शक्ति, इसका ही रूपांतरण चीज़ है। तो ये कितनी होगी, अदिश राशि होगी। सदिश राशियों में क्या होगा, देखो छोटा सा अंतर है, जिसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन प्लस रिजल्ट आपके पास है तो वो सदिश राशि, और जिसमें ओनली फॉर आपके पास रिजल्ट ही हो, परिणाम हो, वो क्या है, एक अदिश राशि। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कल की क्लास में। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, यानी कि कौन सी ऐसी वजह है जिससे पृथ्वी अपने चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उसको अपने ओर कैच करके रखती है। तो बताओ, वीडियो को पॉज कर दो और बताओ कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण पृथ्वी अपना जो इन्वायरमेंट है या फिर इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हो उसको अपनी ओर कैच करके रखती है। तो मैंने आपको बताया था किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्या हो गया, अपना रिजल्ट हो गया। इनको भाई अच्छे से देख लेना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम दे लेना आप, उसमें आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में ये आपको मिलने वाले हैं। और थोड़ा मैं फास्टली इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। और आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि आपको ऐसा कुछ डार्कनेस सा फील हो रहा होगा, बट आप उस पर ध्यान ना दें, ओनली फॉर अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। इन फ्यूचर में आपको बेहतरीन क्लासें मिल जाएंगी। देखो जूल किसकी इकाई है, जूल किसकी इकाई है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जूल किसकी इकाई है, तो उष्मा की, किसकी, उष्मा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आगे चलो। अश्व शक्ति किसका
मात्रक है तो किसका है, एक शक्ति का। शक्ति का क्या है, एस व शक्ति, ठीक है। हर्ट्ज में मापते हैं उसको, देखो एच जेड ऐसे कुछ करके हर्ट्ज होता है, क्या, हर्ट्ज, ठीक है। आपने कहीं देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, अपन थोड़ा फास्टली कर ही लेते हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल किसने मापी, तो याद रखना सबसे पहले किसने नापी थी, रोमर ने। वैज्ञानिक का क्या नाम था, रोमर, याद रखना। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, किसका है, दूरी का। मैंने बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा दूरी है तो उनके बीच में डिस्टेंस को अपन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई को यूज करते हैं। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो ये भी किसका है, दूरी का, क्या, दूरी का। बोलते हैं ना एक एंगस्ट्रॉम दूरी, ठीक है। एंगस्ट्रॉम मात्रक ऐसे लिखा जाता है। रसायन का पिता, ये याद रखना भाई, क्या है, लेवोसियर, ठीक है। क्या है, लेवोसियर, ऐसे याद रखना। जैसे वायु का रस्तु हो गया, इस प्रकार से। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, ये आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये जीके में भी इन्वॉल्व होने वाला है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो आपने नाम सुना होगा किसका, आर्यभट्ट का, किसका, आर्यभट्ट। और ये 1975 के अंदर सोवियत संघ रूस की सहायता से छोड़ा गया था। तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। किसकी सहायता से, 1975 के अंदर रूस की सहायता से अपन ने सबसे पहला अपना क्या उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले जूल कार्य की भी इकाई है और ऊष्मा की भी इकाई है। अश्वशक्ति अक्ष शक्ति का ही क्या है, एक इकाई है। शक्ति की ही क्या है, एक यूनिट है। प्रकाश चाल किसने मापी, सबसे पहले रोमर ने, याद रखना है किसने मापी, रोमर ने। फिर आगे चलो, प्रकाश वर्ष दूरी का, ठीक है, दूरी का क्या है, मात्रक है। और जो क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगस्ट्रॉम, ये भी क्या है, एक दूरी का ही मात्रक है। रसायन का पिता लेवोसियर, ठीक है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था जो 1975 के अंदर शायद 19 अप्रैल ऐसे कुछ है, 9 अप्रैल है, इस हिसाब से है, ठीक है। आर्यभट्ट है 1975 के अंदर सोवियत संघ रूस के द्वारा उसकी सहायता से छोड़ा गया, ठीक है। उस टाइम पर अपने पास इतने वो क्या बोलते हैं वैलिड नहीं थे, इतनी सुविधा नहीं थी, तो उनको दे दिया और उन्होंने छोड़ दिया। तो पहला प्रथम उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। ग्रह मत बोल देना, कौन सा है ये, उपग्रह है। आप पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब लेते हैं अपन, देखो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। मैंने कल ही आपको बताया था कि पलायन वेग वो होता है जिसमें अपन पृथ्वी की एक आकर्षण की क्षमता है, अगर उसकी कैपेसिटी से अधिक स्पीड से अपन अगर किसी वस्तु को अंतरिक्ष की तरफ छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी के जो क्राइटेरिया है जहाँ तक आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है उसको पार करके आगे निकल जाती है, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये याद रखना भैया, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखो रेडियो की खोज किसने की, जी मार्कोनी ने। ये 4 मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। रेडियो की खोज किसने की थी, जी मार्कोनी। किसने, जी मार्कोनी। टेलीफोन ग्राहम बेल। देखो टेलीफोन, पहले टेलीफोन बजता था तो बेल बजती थी, ठीक है, ग्राहम बेल, ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लेना। टेलीविज़न में JL बेड, याद रखना भाई इसको। और रेडियो एक्टिविटी की तो हेनरी बेकुरेल ने की ही थी। ये आपको याद रखने हैं, दिमाग में सेट कर लो इनको अच्छे से, कैसे भी अपने दिमाग में बिठा लो। देखो टेलीफोन में मैंने बता दिया कि बेल बजती है तो ग्राहम बेल हो गया। रेडियो में जी मार्कोनी। पहले क्या करते थे लोग कि आवाज़ कम करके कान के पास रख के रेडियो को सुना करते थे, तो इसमें देखो ऐसे कुछ कान वान वर्ड यूज हो रहा है तो उसको याद रख लेना। फिर देखो टेलीविज़न है, टेलीविज़न का क्या है, JL बेड, इसको याद रखना ही पड़ेगा। चंद्रमा पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबको पता है ये शायद बात। फिर आगे चलो, एक हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है, तो 746 वाट। आपने सुना होगा कि 1 HP 2 HP, ठीक है, 7 HP, ऐसे करके विद्युत मोटर होती हैं जो क्या करती हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का कार्य करती है। जैसे विद्युत मोटर है अपनी, पानी वाली मोटर है, तो अपन उसमें
क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से वो क्या कर रही है, घूम रही है, यानी कि वो अपन को पानी फेंक के दे रही है। तो क्या काम कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा में उसका चेंजमेंट हो रहा है। तो आपने सुना होगा कि 1 HP मोटर, 2 HP मोटर, 7 HP। तो HP यानी कि एक पावर ही है, वो पावर हॉर्स पावर बोलते हैं उसको। अगर इसको वाट में गिने तो 1 HP इक्वल टू कितना होने वाला है, 746 वाट होने वाला है। फिर आगे चलते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किस से बचाती है, कौन से किरणों से बचाती हैं, तो सूर्य के द्वारा निकली गई अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनकी अपन को रक्षा करती है, यानी कि उनको धरती तक नहीं आने देती। अगर वो पहुंचने लग जाएंगी, अब तो ओजोन परत में कुछ जगह क्या है, छेद होने लग गए हैं। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की साइड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। कुछ जगह छेद होने के कारण वहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणें पहुँच गई है, लोगों को चर्म रोग, स्किन की प्रॉब्लम होने लग गई है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने आज की क्लास में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट किए ही होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एक नेक्स्ट लेवल के साथ। और कल की क्लास में मैंने आपसे 2 फुल फॉर्म पूछी थी, रडार और सोनार की। तो रडार कौन यूज करता है अपनी, मान लो रडार वायुसेना यूज करती है, और जो सोनार होता है वो कौन यूज करती है, उनको नेवी यूज करती है। देखो काम क्या होता है, रडार होता है वो एक एंटीना की तरह होता है, और वो अपना एक कुछ एरिया होता है। ठीक है, उस एरिया में अगर कोई घुस जाता है, वो ऊपर का कनेक्ट, ऊपर की साइड, जैसे समझो तुम कि धरातल से ऊपर की साइड काम में लिया जाता है। जैसे रडार एक एंटीना की तरह होता है, धरातल से ऊपर की तरफ काम करता है। जैसे पड़ोसी मुल्क के हेलीकॉप्टर आ जाए हमारी सीमा में, तो ये रडार क्या करता है, ये अलार्म देना स्टार्ट कर देता है कि अपनी सीमा में कुछ एंट्री हुई है। तो रडार, ठीक है, रडार का यूज कौन करती है, वायुसेना, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन धरातल से ऊपर की साइड काम होता है इसका। ठीक है, फिर एक वर्ड और था क्या, सोनार। सोनार को कौन यूज करता है, इंडियन नेवी। क्या, जो समुद्र के नीचे, ठीक है, धरातल से नीचे समुद्र के अंदर जैसे पनडुब्बियाँ घूमती रहती हैं, किसी अदर कंट्री के घुस ना जाएं, ठीक है, चोर बन के घुस ना जाए, कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए, तो वो उनको वो समुद्र में पहले ही क्या है, एक्टिवेट, जिससे ये ऊपर की तरफ काम करता है, वैसे ही इसका भी क्राइटेरिया होता है, ये नीचे की तरफ ध्यान रखती है कि कोई अननोन पर्सन तो नहीं आ रहा है। तो देखो ये इंडियन नेवी, मान लो चाहे समुद्र में काम करने वाले, समुद्र की गहराई में कितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो इसमें आ जाते हैं। ये आ गया वायुसेना के लिए। फुल फॉर्म की बात करें तो कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म में पढ़ी है, आप देख लेना, एक स्टूडेंट ने सेंड की थी। आज की क्लास में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेजर, LASER, लेजर की फुल फॉर्म क्या होगी, लेजर। ठीक है, जब छोटे बच्चे थे तब लेजर का आपने यूज़ किया होगा, और आज भी यूज होता है। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।